स्टार्ट करते हैं अब हम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बस क्वेश्चन कोई नहीं। सर जी जी बोले। सर वो मेरा लास्ट पॉइंट था, मैं सर रीड किया तो सर थोड़ी कन्फ्यूजन है, वो अगर आप दूर कर दें। सर ये जो आपने पहले स्लाइड ओपन की हुई थी, चले मैं 1 मिनट कर देता जो हूँ दोबारा लास्ट से। सर जो लास्ट पेज है ना, थ्री थ्री के सर एंड में, हम्म। वो सर उसमें मेरा एक पॉइंट है, वो सर शेयर कर दें, मैं बता देता हूँ। चले ये ले शेयर हो गया इसका। थर्ड पेज। जी सर, थर्ड पेज। जी थर्ड का जी सर कौन सा ये जो, पॉइंट? जी सर यहाँ पे जो है ना, ए ओवर सी इज इक्वल टू, किधर? जी लास्ट सर पे। ये सी इज इक्वल टू ए, जी सर सी इज इक्वल टू ए इंटू K1 K2। हम्म। सर ये ना नीचे मतलब हमने प्रूफ कर दिया ए ओवर सी हो गया, मतलब ए ए। डिवाइड सी। हाँ। तो जी सर, सर ये काइंडली ये आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे हमने K1 और K2 को क्या मतलब कि यहाँ पे हमने समझा और इसको हमने डिलीट किया। देखें हमारे पास जो डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है ए डिवाइड्स बी, तो उसका क्या मतलब है कि हमें एक ऐसी फॉर्म मिल जाती है बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सी, वेयर सी इज एनी इंटीजर। ठीक हो गया? मतलब कि जब हमने प्रूफ करना होता है ए डिवाइड बी कर रहा है, तो मतलब हमें बी को उसके आगे फैक्टर्स में लिखना होता है, जिसके अंदर एक फैक्टर तो ए खुद होता है और दूसरा फैक्टर हमने कोई इंटीजर बताना होता है। ओके, तो इसके बाद जो मतलब आपका सर हमने क्वेश्चन। यहाँ पे इसको 1 लिया है। नहीं, 1 नहीं लिया, मैं बता रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे देखें, जब हमने देखा कि थ्योरम हमें फिफ्थ का स्टेटमेंट क्या था, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, देन हम कह सकते हैं कि ए बी सी को डिवाइड करेगा। सही है? तो ए डिवाइड्स बी का क्या मतलब है कि बी के लिए हमें कोई से दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, जिनमें से एक फैक्टर तो ए खुद होगा, दूसरा फैक्टर कोई एक इंटीजर होगा फॉर सम इंटीजर K1। इस तरह जब बी सी को डिवाइड कर रहा है तो मतलब सी इज इक्वल टू हमें दो फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, जिसमें से बी तो एक आएगा ही और दूसरा भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो K1 K2 ये हमें गिवन है कि K1 K2 दोनों इंटीजर्स हैं। ओके, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को हमने इंप्लाइज करवा के उसके अंदर बी की वैल्यू पुट करके आंसर आ गया सी इज इक्वल टू ए K1 K2। अब हमने ये देखना है, अगर तो ये K1 K2 इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमें नहीं पता वो कौन सा इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो ए किसको डिवाइड करेगा? सी को। लेकिन अगर K1 K2 इंटीजर नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो डिवाइड करेगा। तो हमें पता है K1 और K2 दोनों इंटीजर हैं, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर देन भी इंटीजर आता है। आपने एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मे बी आपको याद हो, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं हम। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स होल्ड करती है कि अगर आप कोई से दो एलिमेंट्स इंटीजर में से लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी उसी सेट के अंदर आएगा। तो ये भी यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि अगर दो कोई नंबर इंटीजर्स में हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर्स में आएगी। तो इससे क्या साबित हुआ कि K1 K2 इंटीजर है, मतलब कोई एक नंबर आएगा वो इंटीजर होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा। सर जी ये K1 और K2 कैसे इंटीजर्स हैं? यहाँ पे ये देखें, आपने लिखा खुद ही, फॉर सम K1 बिलोंग्स टू इंटीजर एंड फॉर सम K2 बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को यूज किया हुआ है। आप स्टेटमेंट को नहीं देख रहे सही तरह, स्टेटमेंट में देखें क्या चीज गिवन है। अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, यहां तक हमें चीज गिवन है। ओके, अगर आप खुद बताएं, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो उसका क्या मतलब है, बताएं। B इज इक्वल टू A और सम कुछ टाइप। हाँ, तो मतलब हमें बी के हमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, जिसमें एक फैक्टर तो ए खुद होगा और दूसरा फैक्टर कोई एक इंटीजर होगा। ऐसे ही है? यस सर। हाँ, तो फिर K1 इंटीजर है और K2 भी इंटीजर है।
तो दोनों इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होगी, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि A डिवाइड C को करेगा। अब मुझे नहीं पता आप सर कंफ्यूजन किधर आ रही सर है। जैसे हम हम्म, सर जैसे आपने बाय डेफिनेशन बताया है कि B इज इक्वल टू ए डॉट सी, हम्म, तो सर हम मतलब कि अपनी मर्जी से सी की जगह वो कहीं पे हम 1 ऐड कर देते या कहीं पे ना ए ना और कहीं पे वन, माइनस। नहीं, कहीं पे जब आप सर वो जनरल चीजों को लेके चल रहे हैं तो फिर तो आपको एक जनरल नंबर ही रखना पड़ेगा, लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि अब आप कोई खुद से नंबर चूज कर लें अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को, तो वहां पे आप खुद से यूज कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे हमें जनरल ही K1 K2 यूज करने से आंसर मिल गया, तो हमें फिर क्या प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर केस के अंदर। पर्टिकुलर केस में तो फिर कोई नंबर होगा ना आपका, जैसा कि चले इसको देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल 2 4 को डिवाइड करता है, बताएं करता है। जी सर। जी, 4 सी में डिवाइड 2 करता है होगा। 8 को। सही है। हाँ, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 8 को भी तो 8 डिवाइड को सर। करेगा ना फिर। अब आप यहां से देख लें, अब 2 जब हमने कहा कि वो इसके इक्वल है, तो 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे अब वो K1 क्या है आपका? 2 है। जब इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे? 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे अब सी वो K2 क्या है? वो भी C है। टू सर। ठीक है। और जब आप इसको देखेंगे 2 डिवाइड्स 8, तो 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 जो है वो बेसिकली इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही आ रही है ना हमारी। 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन, ये K1 K2 वो भी इंटीजर ही आएगा हमेशा। जब आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो उसका एक आसान हल ये होता है कि आप खुद से एग्जाम्पल एक बना लें और उसको प्रूव कर लें। तो वो, क्योंकि अगर जनरल चीज़ को ट्रू है तो पर्टिकुलर हर केस के लिए वो ट्रू होगी हमारी। सही है। तो थ्योरम जो है वो हमेशा हम जनरल प्रूफ करते हैं, वहाँ पे हम 1 2 3 और 5 ये लेके प्रूफ नहीं कर सकते। थ्योरम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल वो और चीज़ होती है। सर जी ये जो डिवाइड का है हमने इसको दूसरी में क्यों नहीं चेंज करते? इसकी कोई वजह होगी, यानी कि हम इसमें लिखते हैं और दूसरे में नहीं लिखते? कोई वजह, बेसिक वजह? डिविजिबिलिटी का साइन ही ये है। ठीक है। कि आप ये कह रहे हैं कि हम इसको A डिवाइड्स B को A ओवर B क्यों नहीं लिखते, ये कह रहे हैं। यस सर। हाँ, ये इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये इससे उल्टा लिखा जाएगा हमारे पास। सही है। सर जी फिर ऐसे डिविजिबिलिटी और डिवाइड में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है, बहुत डिफरेंस है। तो मैंने ये जहाँ से कल लेक्चर स्टार्ट लिया था वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि आप इन दोनों को सेम ना समझे कभी भी। ओके। डिविजिबिलिटी इंटीजर्स के बिटवीन हो रही है, डिवीजन जो है वो हर दो नंबर्स की हो सकती है। जी ठीक सर। ओके, एनी अदर ओके क्वेश्चन? सर जी, ओके ओके। चलो ठीक है, वेरी गुड। मे भी आपकी वजह से किसी और को भी कुछ सीखने को मिल गया हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये अभी जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी का, ये काफ़ी लेंथी है, तो आपके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर जो पिछले भी होंगे वो भी साथ साथ अगले प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम। सेवंथ जो हमारे पास थ्योरम था वो हमें क्या कह रहा है? इफ, ये आप साथ साथ लिख भी सकते हैं। ठीक है। इफ A डिवाइड्स B देन AC डिवाइड्स BC। ठीक है। तो देखने में तो देखें बिल्कुल आसान है, और इवन प्रूफ करने में भी ये काफ़ी आसान है कि अगर A और A B को डिवाइड कर रहा है तो AC BC को भी डिवाइड करेगा। सही है। तो मतलब आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे, तो फिर भी वो एक दूसरे को डिवाइड लाजमी करेंगे। तो इसका प्रूफ देखें। प्रूफ में गिवन क्या है हमें? गिवन है हमारे पास A डिवाइड्स D। अब A डिवाइड्स B का क्या मतलब है? B इज इक्वल टू A टाइम्स समथिंग, C कह लें, K कह लें,
जो भी नंबर आप कह सकते हैं वो आपकी मर्जी, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी नहीं कहेंगे क्योंकि सी हमारा आंसर में यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे के कह देते हैं और साथ लिख देते हैं फॉर सम ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक हो गया, ये अभी हमने डेफिनेशन अप्लाई की है। तो a डिवाइड्स b का क्या मतलब है कि b इज इक्वल टू, हमें दो फैक्टर्स मिलेंगे जिनमें से एक फैक्टर a खुद होगा और एक कोई और इंटीजर होगा हमारे पास। ओके, तो अब देखें हमने डिवाइड चीज प्रूफ क्या करनी है। ए सी अगर बी सी को डिवाइड करता है, बताएं इससे इक्वेशन क्या बनेगी, बताएं जरा। तो BC is equal to AC into any other constant। हाँ बिल्कुल, जो मुझे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, BC किसके इक्वल आ जाएगा, BC इज इक्वल टू AC डॉट के टाइम्स, हाँ टाइम्स कोई भी इंटीजर हमारे पास, सही है। तो हमने जो लेट किया हुआ है ये b इज इक्वल टू ए के, हमें पता है हम इंटीजर्स में बोथ साइड पे एक इंटीजर मल्टीप्लाई भी कर लें देन भी कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं आता, इक्वालिटी होल्ड रहती है। तो क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए के टाइम्स सी आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, उनको यूज करके ये लिख सकते हैं ए सी टाइम्स ए। अब ये चीज देख लें, आपको पता है के क्या है, इंटीजर है। तो अगर बी सी इज इक्वल टू दिस समथिंग आ जाता है हमारे पास, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी डिवाइड्स बी सी, ठीक है, बिकॉज के इज एनी इंटीजर। जी बेटा, हो जाएगा ये? जी सर। चलें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इसकी जो रिटर्न फॉर्म है सर जी, कहाँ आपने गिवन लिखना है या ईच एंड एवरीथिंग, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम। सर जी, जी बेटा। सर जी, ये तो हमने a डिवाइड्स b से हमने लेके चलना था और प्रूव करना था a c डिवाइड्स b c। तो उधर से किया, देख लें, a तो डिवाइड्स b वाली जो कंडीशन थी ये वाली, इधर से हमने प्रूव किया। जी सर, हाँ। इधर इसको लेके चलना था ना, हम आगे जाके आपने छोड़ के उसे फिर पकड़ लिया है ac वाले को। वो डेफिनेशन से आपने लिखा है bc इज इक्वल टू a के इंटू सी। नहीं, मुझे ये है नहीं यार, वो लास्ट C में फिर वही मल्टीप्लाई होगा। भी तो कराते हैं मल्टीप्लाई। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, ये डेफिनेशन जो हमेशा होती है वो दोनों साइड्स पे ट्रू होती है, ठीक है। डेफिनेशन ये नहीं होती कि एक साइड उसकी ट्रू हो दूसरी ना हो, आप वो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है उसमें, ठीक है। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो आप क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू ए टाइम्स के। इसी तरह अगर b इज इक्वल टू ए टाइम्स के है तो उसका क्या मतलब होगा, a डिवाइड्स b। तो यही चीज लिखिए, ओके। जी सर। चलें ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उससे रिलेटेड हमने आगे एक एक्सरसाइज भी करनी है और उस एक्सरसाइज को थ्योरम 8 से प्रूफ भी करना है हमने, सही है। तो ये आपने अच्छी तरह समझ लेना। थ्योरम 8 ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये लास्ट है थ्योरम का पार्ट। इफ A divides B and A divides C, then ये आपको नजर सही आ रहा है? जी सर। जी सर, नजर आ रहा है सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ये फॉर ऑल का साइन होता है, ये इससे आप पहले फेमिलियर होंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। ये अब हमारा थ्योरम की अब स्टेटमेंट देखें क्या है। स्टेटमेंट ये है, अगर ए बी को डिवाइड करे, वही ए सी को भी डिवाइड करे, देन ए जो है उन दोनों नंबर्स के जिनको ए डिवाइड कर रहा था बी और सी, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन सुना हो वर्ड पहले आपने, अलजेब्रा पढ़ा होगा आपने? जी सर। जिसकी पावर होती है। बिल्कुल। अब देखें लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि ये बी है और ये सी है,
आप कोई से दो इंटीजर्स लें x और y, x को b से मल्टीप्लाई करवाएं, y को c से मल्टीप्लाई करवाएं और उनको ऐड कर दें। ऐड करने से भी जो आंसर आएगा वो भी a को, मतलब a उसे डिवाइड करेगा। सही हो गया। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर आपको ये चीज़ पता है कि a b को डिवाइड कर रहा है और a c को डिवाइड कर रहा है, तो a जो है वो उनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। सही है। और इसकी एग्जांपल मैं आगे जाके आपको जी सर। बताऊंगा भी और करवाऊंगा। ठीक है। इसका प्रूफ देखें। गिवन हमें क्या है, गिवन क्या है कि a b को डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा? जी सर, b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a के a के 1 के लिख देते हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट भी लिखना है। इसी तरह इसका क्या मतलब होगा? a डिवाइड c, c इज इक्वल टू a डॉट k2 a डॉट k2। ठीक हो गया। अब k1 एनी इंटीजर, ठीक है, k2 ये भी इंटीजर है हमारे पास, ठीक है, बाय द डेफिनेशन। अब हमने इस चीज को प्रूफ करना है। इसका क्या मतलब है? हमने क्या प्रूफ करना है? बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स हम कॉन्स्टेंट, यही प्रूफ करना है। यस सर। तो कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं और राइट साइड प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या है? a k1 ठीक है। और c की वैल्यू क्या है? a k2। वो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह दें। और यूजिंग 1 एंड 2 अब हम लिख सकते हैं a k1 इंटू एक्स प्लस c की जगह उसकी वैल्यू आएगी। c की वैल्यू क्या है? a k2 इंटू वाई। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख लेंगे हम? a दोनों में कॉमन है तो क्या लिख सकते हैं? k1x प्लस k2y। अब मुझे बताएं क्या वो कंडीशन बन रही है जो हमने प्रूव करनी थी? जी सर बन गई है। कैसे? k1 इंटीजर है क्योंकि x भी इंटीजर है, भी इंटीजर है, एक्स वाई भी इंटीजर है, k1 k2 भी इंटीजर है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों को ऐड करें, जो मर्जी कर लें, इसका आंसर इंटीजर से कभी बाहर नहीं जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। सो इसका क्या आंसर आ जाएगा? a डिवाइड्स bx प्लस c। बिल्कुल ठीक। ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है। सर जी ये थोड़ा सा रिपीट कर देंगे शुरू से, यहाँ से bx प्लस cy से इज इक्वल टू। हाँ, अब हमें ये तो हमें पता था कि a b को डिवाइड कर रहा है और एक c को डिवाइड कर रहा है, उससे हमने बाय डेफिनेशन ये लिख लिया। उसके बाद हमने इसको प्रूव करना था कि a b x प्लस सी वाई को डिवाइड कर रहा है। अब जब हमने ये देखा तो हमें खुद हमारे जेहन में आ गया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स सम कॉन्स्टेंट। तो जो इसकी लेफ्ट साइड थी बी एक्स प्लस सी वाई, उसको हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद जो हमें गिवन था उसको यहाँ पे यूज कर लिया। एक बात याद रखें, जो भी चीज़ आपको गिवन होती है वो कहीं ना कहीं यूज लाजमी होगी, अदरवाइज उसको गिवन देने का फायदा कोई नहीं है। सही है। अगर वो कहीं यूज नहीं हो रही तो गिवन, उसको गिवन से भी निकाल देना चाहिए। तो ये यहाँ पे यूज होनी थी, इसलिए उन्होंने लिखा था a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c। तो a के 1 x आ गया प्लस a के 2 y आ गया, मतलब b और c की वैल्यूज पुट कर दी। a दोनों में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था या कॉमन हो रहा था, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी कोई नहीं होती मैथमेटिक्स में, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो a डिस्ट्रीब्यूट हो गया k1x प्लस k2y। और इसका क्या मतलब है कि अगर bx प्लस cy इज इक्वल टू दिस आ जाए तो हम कह सकते हैं a डिवाइड्स bx प्लस cy। जी 8वें थ्योरम में कोई प्रॉब्लम? सर जी। जी बेटा। सर k1x और k2y को हम कांस्टेंट लेंगे यहाँ पर? कांस्टेंट नहीं, इंटीजर लेंगे, इंटीजर। सर अगर हम इनकी कोई वैल्यूज पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई भी नहीं, वो पर्टिकुलर केस बन जाएगा बेटा।
मैं बता रहा हूँ हमने जनरल लेके चलना है। कांस्टेंट का क्या मतलब है? इट नेवर बीन चेंज, ठीक है। लेकिन k1 और x आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ये मैं आगे इसकी एग्जांपल भी एक करवाऊंगा आपको। जी सर ठीक जी सर एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा इसके थोड़ा सा एग्जांपल इसके बाद एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को प्रूफ करेंगे, देन उसी एक्सरसाइज को हम इस थ्योरम की मदद से प्रूफ करेंगे। जब वो उससे मैं प्रूफ करवाऊंगा वहां भी इसकी एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक क्या कहते हैं, हमने फ्लो में चलना है, ये नहीं है कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ आएंगी, वो उसकी टेंशन ना लें। और मैं आपको कोई 1-2 वीक बाद ये जो लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं इसकी वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मतलब अगर कोई बच्चा उसको समझ नहीं आ रही सर इस स्टेप में कैसे था, तो इसी तरह जब आप लास्ट पे तैयारी कर रहे होंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो भी ओपन करके वो ही देख सकते हैं, सही है। आप बस पढ़ने वाले बने, चीज़ें सारी मिलेंगी सर इंशाल्लाह। जी सर ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। वो थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया, उसके 8 पार्ट्स थे और वो सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट है इफ a divides b1 plus b2 and a also divides b1, then a divides b2 also। असल चीज होता है कि आपको कोई भी चीज अगर प्रूफ करनी है उसकी स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट बिल्कुल समझ आ जाती है, समझे 50% प्रूफ तो उसी वक्त ही हो गया, बाकी आप समझे बस आपने लिखना ही है उसको। तो स्टेटमेंट समझना सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है? एक नंबर है a जो 2 नंबरों के सम को डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स b1 प्लस b2 एंड अगर a उन दोनों नंबर्स में से किसी एक को डिवाइड करे तो दूसरे नंबर को भी वो लाजमी डिवाइड करेगा। जी बेटा स्टेटमेंट की समझ आई है? जी सर आगे। अगर एक कोई नंबर है वो 2 नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है और उस सम के किसी एक नंबर को भी डिवाइड कर रहा है तो वो उस सम के दूसरे नंबर को भी लाजमी डिवाइड करेगा। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको ये थ्योरम प्रूव करने के बाद मैं वो भी बताऊंगा आपको। चलें, गिवन क्या है अब हमें? अगर a डिवाइड करता है b1 प्लस b2, क्या मतलब है इसका? b1 plus b2 is equal to a k1। बिल्कुल ठीक है, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू a। यहाँ पे अब मैं k यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी साइड पे हम कोई और नंबर यूज कर लेंगे। इसका क्या मतलब? अगर a b1 को डिवाइड कर रहा है तो b1 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे m लिख लेते हैं, ठीक है। k को क्या है? k बताएं क्या है? इंटीजर नंबर है सर। हाँ, क्या सर जी? k और m दोनों इंटीजर्स हैं, कोई से भी इंटीजर है, ठीक हो गया जी जी। अब प्रूफ क्या करना है? a b2 को डिवाइड कर रहा है, ये प्रूफ करना है। मतलब हमें क्या चाहिए होगा? b2 इज इक्वल टू a विद मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। तो b2 बताएं इन दोनों इक्वेशन में से हमें किस में मिलेगा? फर्स्ट में मिलेगा सर, फर्स्ट में मिलेगा, b1 प्लस b2 पहली में। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं और इसको इक्वेशन 2 कह दूं तो बाय 1 क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ? आपने बताना है मुझे। b2 इज इक्वल टू a के माइनस b1, क्या मैं लिख सकता हूँ? जी सर बिल्कुल। जी सर उसके बाद मैं सेकंड इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे am भी लिख सकता हूँ, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं जी बाद सर। में a कॉमन लेके k माइनस m लिख सकता हूँ, बताएं? जी सर लिख सकते हैं। हाँ, जी अगर सर। दो जी सर। अगर दो मेरे पास इंटीजर्स हैं
उनको मैं सब्ट्रैक्ट अप्रूव करता हो हूँ, गया। क्या आंसर इंटीजर में रहेगा कि इंटीजर से बाहर निकल जाएगा? इंटीजर में ही आएगा सर। इंटीजर में इंटीजर में रहेगा रहेगा सर। सर। हमेशा इंटीजर में रहेगा, बेशक आप सम कर लें, बेशक मल्टीप्लाई कर लें, बेशक उसको सब्ट्रैक्ट कर लें, डिवीजन में नहीं आएगा, ठीक है, डिवीजन में बाहर निकल जाएगा। तो ये हमने प्रूफ हो गया, क्या आ जाएगा a डिवाइड b2, ठीक है। जी सर। इसको लिखना कैसे है सारे को, वो मैं आपको मैंने बताया, मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ आ रही है सर। वेरी गुड। चलिए अब आपका वो जो एक बहुत बड़ा था कि आप एग्जाम्पल भी करवाएं, तो एग्जाम्पल आप इसी थ्योरम की मैं एग्जाम्पल हम करते हैं, ठीक है। थ्योरम ये मैं सॉरी दोबारा से शो करवा देता हूँ आपको, ताकि ये मैं नीचे से रेज कर देता हूँ, ठीक है। क्लास ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, तो उसका आपको पता है कि आपने फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेनी है। अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इससे अगर मैं ये लूं कि दो नंबर्स, मतलब 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 4 को 2 + 2? बताएं। यस सर। 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं आप। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 2 4 को डिवाइड करता है, मतलब ये वाली कंडीशन, और अगर 2 पहले, ये क्या हो जाएगा हमारा b1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b2, यही है, और ये हमारा क्या हो जाएगा a। अगर a b1 दोनों के सम को डिवाइड करता है और a इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करे, तो देन वो दूसरे नंबर को भी डिवाइड करेगा। सही है, ये इस थ्योरम का एम है। अब सर। आप कह रहे होंगे मैं इधर 2 + 2 लिखा है, हम इसको कुछ और भी तो लिख सकते थे, लाजमी है कि 2 + 2 ही लिखना? ऊपर थ्योरम में तो इक्वल नहीं आ रहा, नीचे हम इक्वल ले रहे हैं, 2/4 = 2 + 4। नहीं, ये मैंने जस्ट ये जो b + b2 वाली फॉर्म है ना, उसको मैंने ये सम करके लिख दिया था, हालांकि ये वाली फॉर्म है वो, ठीक है, ये वाली ऐसे। सर अगर हम इसको 2/8 कर लें और 2/2 + 6 भी तो कर सकते थे। इसको 4 को? जी सर, 2/8 2 डिवाइड 8 करके ना, तो इसको हम 2 + 6 भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है आपका। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं 2 डिवाइड्स 2 + 6 भी लिख लें, अगर हम ये कह रहे हैं आप, मतलब यहाँ पे 8 की जगह आप कह रहे हैं कि हम ये लिख लेते हैं 2 + 6, दो नंबर का सम लिख लेते हैं। अब आपने बताना है 2 और 6 में से। सर आवाज कट गई थी। जी सर ओके। जी अब आ रही है आवाज? जी सर अब ठीक है आवाज। हाँ, अब यहाँ पे देखें, 2 डिवाइड कर रहा है 2 + 6 को, और अगर 2 दोनों में से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा, तो वो 6 को भी डिवाइड करेगा लाजमी। समझ आ रहा है थ्योरम का एम? इसी तरह मैं अगर मैं ये लिख देता हूँ 4 की जगह, अब मैं अगर ये लिख देता हूँ 8 - 4, 8 - 4 का क्या मतलब है? 8 + -4, यही मतलब है। जी सर। जी सर। हाँ, तो अगर 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है और इन दोनों में से किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो दूसरे को भी डिवाइड करेगा। ओके जी यस सर। हाँ सर, अच्छा सर एक और नंबर अगर 2/14 ले लें हम, 2 + 14 अगर इसी सर 8 को 3 मतलब + 5 लिखते हैं। मैं आपकी समझ गया हूँ बात को, मैं उसको अभी इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये देखिए, आप कह रहे हैं अगर 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, और हम 4 को ये भी तो लिख सकते हैं 1 + 3, तो क्या अब ये थ्योरम इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा? बताएं जरा मुझे। जी
होगा इम्प्लीमेंट के नहीं? नो सर अब तो नहीं। क्यों नहीं होगा? नो सर जी अब नहीं होगा सर सर क्योंकि 2 1 को तो चलो ठीक है डिवाइड करता, लेकिन 3 में वो कंडीशन नहीं होगी। वो डिविजिबिलिटी का तो नहीं होगा, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। 2 1 को डिवाइड करता है? नो सर 1 2 करता है। 1 2 को डिवाइड करता है, 2 1 को डिवाइड नहीं करता, ये भी बात याद रखिए। सही है? जी सर। हाँ, जी क्योंकि सर। 2 1 को डिवाइड करेगा मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम इंटीजर। तो 2 के साथ कोई ऐसा इंटीजर नहीं मिलेगा कि आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, वो 1/2 ही है, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है। तो थ्योरम की गिवन स्टेटमेंट देखिए कहाँ तक है। गिवन स्टेटमेंट है कि वो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करे और उन दोनों में से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा, तो देन वो दूसरे को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें देखें ये दोनों के सम को तो डिवाइड कर